स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशंस। बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस का कंसेप्ट बहुत डिटेल में स्टडी करवाया हुआ है और आज उसी कंसेप्ट में से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है आप देखो, if J is equal to 100 upon rho square A rho ampere per meter square, find the time rate of increase in the rho V। rho V हम जानते हैं क्या कहलाती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। The total current passing through the surface defined by rho equal to 2, 0 to Z to 1, 0 to phi to 2 pi। ये आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन में जाएं तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। आप समझो यहाँ पर कि आपको करंट डेंसिटी J गिवन है और साथ ही साथ आपको यहां पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन रो वी। तो आप देखो टाइम रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये पॉइंट क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट मींस आप सोचो डेल रो वी अपॉन डेल टी या डी रो वी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन। तो रो वी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और यहां पर आपको करंट डेंसिटी गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही रिलेशन अभी तक स्टडी किया हुआ है, वो हमने स्टडी किया हुआ है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अब आप अंडरस्टैंड करो, अगर हम यहां पर डेल डॉट जे अचीव कर लें, डेल डॉट जे मींस क्या होगा आपका, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। डाइवर्जेंस हमें निकालना आता है वाया ट्रिक, हमें सारे फॉर्मूलेस माइंड में रखने हैं, मैंने आपको हर एक लेक्चर में बोला हुआ है। आप देखो ए रो गिवन है और यहां पर भी देख सकते हो रो फाई जेड गिवन है, दैट मींस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यहां पर आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर आप डाइवर्जेंस का फॉर्मूला देखोगे तो कितना होता है हमारा, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, और यहां पर आपके पास क्या आता है, यहां पर आपके पास आता है रो, देन जो आपका स्मॉल ए रो का कंपोनेंट होता है। तो आप देखो, आप रो तो लिख दोगे, स्मॉल ए रो का कंपोनेंट कितना है आपके पास, 100 अपॉन रो का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेल अपॉन डेल फाई, और यहां पर आप कुछ ब्रैकेट में लिखोगे, और फिर आता है डेल अपॉन डेल जेड, यहां पर भी आप कुछ ब्रैकेट में लिखोगे। मैं कुछ क्यों बोल रहा हूं और मैं क्यों यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहां पर जो भी आप सामने लिखोगे वो तो है ही, लेकिन आप एक और पॉइंट क्या लिखते हो, स्मॉल ए फाई का कंपोनेंट और स्मॉल ए जेड का कंपोनेंट। ठीक है, यहां पर देखो सिर्फ स्मॉल ए रो मेंशन है, दैट मींस स्मॉल ए फाई और स्मॉल ए जेड के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, 0 है। मतलब मेंशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, टाइम वेस्ट एग्जाम में करना ही नहीं है आपको। तो यहां से डायरेक्टली अब आप डाइवर्जेंस अचीव करोगे। देखो ये सारे फॉर्मूले ना आपको क्लियर होने चाहिए, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखने हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो ये सारे के सारे फॉर्मूलेस। अब आप देखो एक एक रो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रो, 100 को भी आप आउटसाइड कर सकते हो। तो यहां से आप देखो 1 बाई रो बचेगा, तो 1 बाई रो का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 बाई रो का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रो का स्क्वायर। ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो डेल डॉट जे की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, डेल डॉट जे हमारा आ जाएगा माइनस 100 अपॉन रो का क्यूब। तो डेल डॉट जे को अचीव कर लेने के बाद अब हम जानते हैं कि जो डेल डॉट जे होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी। तो यहां पर आप मेंशन करोगे माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी, तो माइनस माइनस कैंसल, तो डेल रो वी अपॉन डेल टी ये आपका आ जाएगा 100 अपॉन रो क्यूब। तो बेसिकली यही आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। आप ध्यान से पढ़ो फर्स्ट प्रॉब्लम को, द टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन रो वी। इसका मतलब क्या है, देखो टाइम रेट मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज वर्ड यूज किया था, तो यहां पर पॉजिटिव ही आना चाहिए था। देखो माइनस माइनस कैंसिल हुआ और आंसर आपका पॉजिटिव आया। अगर आंसर नेगेटिव आता तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते उस स्टेटमेंट को, वो डिक्रीज हो जाता। फिर आपका पॉइंट समझ में आ गया? नाउ सेकंड प्रॉब्लम आप देखो, अब जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, यहां पर द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस डिफाइंड बाय। देखो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी करा रखी है बहुत सारी,
डिफाइंड बाय रो इक्वल टू 2। तो मैंने हमेशा बताया जब भी आप सरफेस की बात करते हो, डीएस की बात करते हो, डिफरेंशियल सरफेस की, तो जो कांस्टेंट होता है वही डायरेक्शन होता है, बाकी दो चीजें चेंज हो रही होंगी। आप देखो आपको गिवन है फाई और जेड दोनों चेंज हो रहा है, तो यहां से डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रो डी फाई डी जेड। और जब आप ए रो लिखते हो तो अगेन ट्रिक के थ्रू बताओ कि सामने क्या आता है आपका, सामने आपका आता है रो। पॉइंट समझ में आ गया? तो अगेन ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली रटोगे तो हमेशा कंफ्यूज होगे और भूल जाओगे, वाया ट्रिक याद रखोगे तो काफी आसानी से हमेशा लिख पाओगे। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, मैंने भी ट्रिक से ही लिखा है। नाउ मैंने डीएस क्यों मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट बात थी। देखो आपको करंट डेंसिटी जे गिवन है और आपको करंट अचीव करना है। करंट डेंसिटी दोनों प्रॉब्लम के लिए सेम थी ना, तो अगर आपको यहां पर करंट अचीव करना है तो हमने इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस की है। I इज इक्वल टू जे डॉट ds। आप देख सकते हो जे क्या होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ds क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर। तो यहां से अगर आप I की वैल्यू अचीव करना चाहते हो तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा j डॉट ds। तो देखो a रो डॉट a रो 1 हो जाएगा, तो सामने क्या बचेगा 100 अपॉन रो का स्क्वायर इंटू रो, क्योंकि यहां पर रो है देख सकते हो आप, डी फाई डी जेड। फाई की लिमिट आपकी क्या है 0 से 2 पाई है और z की लिमिट क्या है 0 से 1। यहां से आप देखो 100 आउटसाइड हो जाएगा, एक एक रो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 आउटसाइड। उसके बाद अब अगर आप समझोगे तो 1 बाई रो आपका अंदर बचेगा, तो 1 बाई रो का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है 1 बाई एक्स का ln x, ठीक है। तो 1 बाई रो आप मेंशन कर दो, उसके बाद डी फाई डी जेड। यहां से अब आप समझो 100। तो बड़ी बात क्या थी यहां पर, हम यहां पर बोल भी क्यों रहे हैं कि 1 बाई रो का ln रो होगा, क्यों, क्योंकि समझो आपका जो इंटीग्रेशन है वो तो फाई और जेड के रेस्पेक्ट में होना है ना। रो तो यहां पर कांस्टेंट है, देख सकते हो रो की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो रो का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर रो आपका 2 है तो आउटसाइड हो जाएगा 1/2। तो ना तो यहां कोई फाई का टर्म है ना कोई जेड का टर्म है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई और डी जेड का क्या हो जाएगा जेड। लिमिट्स आपको पता ही है, एक की 0 से 1 है और एक की 0 से 2 पाई है। तो यहां से जो आई का आंसर निकल कर आएगा, आप ध्यान से देखो 100/2 कितना हो जाएगा 50, 2 पाई माइनस 0 2 पाई और 1 माइनस 0 1, तो यह आंसर आपका आ जाएगा 100 पाई एम्पियर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फुल एंड फाइनल आई की। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। जब भी आपको आई अचीव करना हो और आपको जे गिवन हो, ऑलवेज गो फॉर जे डॉट डीएस, ठीक है। डीएस आपको गिवन होगा, कैसे निकालना है ये आपको डिफाइन होगा। और इसके अलावा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने बिल्कुल कम की हुई है। तो आज का मेरा मेन टारगेट यही रहेगा कि इस कंटिन्यूटी इक्वेशन पे हम थोड़ा सा फोकस करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आप देखो J आपको गिवन है एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सरफेस रो इक्वल टू 2 मीटर 0 टू z टू 3 0 टू 5 टू 2 पाई। सेकेंड प्रॉब्लम है कैलकुलेट रो v वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस। ये आपकी यहां पर दो प्रॉब्लम्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसे आप ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा बिल्कुल सेम टाइप की ही है, लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी, यहां पर जो हमने लिया है वो हमने लिया है टाइम का फंक्शन। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। लास्ट टाइम जो हमने लिया था जे, वो टाइम का फंक्शन नहीं था, तो यहां पर थोड़ा सा और आपको थिंक करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जाएं तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, आपको जे यहां पर गिवन है, करंट आपको निकालना है, तो प्रोसेस तो वही होगा। जे गिवन है तो आप क्या परफॉर्म करोगे J डॉट ds, तो कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू J डॉट ds। ds की वैल्यू आपकी कितनी होगी देख सकते हो, कांस्टेंट क्या है रो, सेम है लास्ट टाइम जैसे है, तो कितना हो जाएगा रो डी फाई डी जेड और a रो। J आपको गिवन ही है तो a रो डॉट a रो 1 हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल इंटीग्रेशन फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, z की 0 से 3 और j डॉट ds। तो आप देख सकते हो यहां पर रो है और बाकी यहां पर एक रो स्क्वायर है, तो रो रो कैंसिल होगा
तो e की पावर माइनस 10 की पावर 3t डिवाइडेड बाय रो, एक एक रो मैंने कैंसिल कर दिया है, डी फाई डी जेड। इसके बाद अब अगर आप कैलकुलेशन में आगे बढ़ोगे तो देखो यहां पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो फाई और जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ध्यान रखना t का कोई लेना देना नहीं है, ना ही रो का कोई लेना देना है। तो रो की वैल्यू क्या है, 2 पर कांस्टेंट है, आप 2 कर दो तो 1/2 आपका आउटसाइड हो जाएगा। इवन e की पावर माइनस 10 की पावर 3t भी आउटसाइड हो जाएगा। ना तो कोई फाई का टर्म है ना ही कोई जेड का टर्म है, तो डी फाई का फाई और डी जेड का जेड। तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई और ये 3 माइनस 0 3, तो ये आंसर हो जाएगा 6 पाई। 6 पाई अपॉन 2 कितना बचेगा, 3 पाई। तो e की पावर माइनस 10 की पावर 3t इंटू कितना बचेगा आपका, 3 पाई बच जाएगा। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा i का। पॉइंट समझ में आ गया। तो जैसे ही आपने यहां पर i अचीव किया, इसके बाद अब आपका टारगेट क्या होगा, अब आपका टारगेट यहां पर ये होगा कि जो आपको बोला गया है एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, दोनों कैलकुलेशन आपको करने हैं। देखो ये कॉमन स्टेटमेंट है दोनों के लिए। तो जैसे ही आप t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे करोगे, ठीक है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी। t की वैल्यू जैसे ही 10 मिली सेकेंड पुट करोगे, 10 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 होता है। तो जब आप 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करोगे तो होगा क्या, 10 की पावर प्लस 3 और 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 10 रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 3 पाई और यहां पर कितना बचेगा आपका, e की पावर माइनस 10। ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। आप यहां पर चेक करके देख सकते हो और साथ में आप यूनिट मेंशन कर दो, यहां पर कितनी यूनिट है आपकी, एम्पियर, और कुछ भी यहां पर आपका नहीं बचेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रो v ऑन द सरफेस। तो जब आप यहां पर रो v की बात करोगे ना, तो आपको यहां पर अंडरस्टैंड क्या करना होगा कि जो आपका रो v है और आपको j गिवन है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे बेस्ट होता है। तो डेल डॉट j इज इक्वल टू माइनस डेल रो v अपॉन डेल t। देखो j आपको दोनों क्वेश्चन के लिए कॉमन दिया है, t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड भी दोनों प्रॉब्लम के लिए कॉमन आपको गिवन है। तो यहां से अब अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आप देखो माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या है, डेल डॉट जे है। तो यहां से आपको रो वी नहीं मिलेगा, डेल डॉट जे निकालने के बाद भी आपको डेल रो वी अपॉन डेल टी मिलेगा। तो आगे आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो पहले हम यहां पर डेल डॉट जे तो अचीव करें कम से कम। तो अगर आप डेल डॉट जे अचीव करो, अगेन आप समझ सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सेम फॉर्मूला होगा जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में लिखा है। तो 1 बाई डेल रो और स्मॉल ए रो का जो आपका कंपोनेंट है, तो कितना होगा, e की पावर माइनस 10 की पावर 3t अपॉन रो स्क्वायर। और कुछ लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल ए फाई और स्मॉल ए जेड का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, दैट मींस जीरो है। यहां से देखो एक एक रो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डेल डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, 1 बाई रो आपका आउटसाइड है। आपको रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये वाला आपका कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। तो यहां से आपकी सिचुएशन क्या बनेगी, देखो e की पावर माइनस 10 की पावर 3t और यहां पर अब आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि 1 बाई रो बचा है, तो 1 बाई रो का 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप मेंशन करोगे माइनस 1 अपॉन रो का स्क्वायर। और यहां पर एक और बात है, देखो सामने माइनस साइन है, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर देखो आंसर क्या आएगा, e की पावर माइनस 10 की पावर 3t अपॉन रो क्यूब। ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर आएगा डेल डॉट जे का। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो डेल डॉट जे का फाइनल आंसर अचीव कर लेने के बाद अब आपका टारगेट क्या होगा, इसको आप इक्वेट कर दोगे किसके, इसको अब आप इक्वेट करोगे डेल रो वी अपॉन डेल टी के। एक और पॉइंट है यहां पर, छोटा सा पॉइंट है, आप देखो यहां पर डेल डॉट जे जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो माइनस साइन हम ले रहे हैं
वो माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी का साइन था, डेल डॉट जे का साइन नहीं था। अगर आप यहां पे माइनस लगा रहे हो मतलब यहां भी आपका माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी यही आ जाएगी आपकी e की पावर माइनस 10 की पावर 3t अपॉन रो क्यूब के। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप देख लो फिर से, कंफ्यूज नहीं होना है। डेल डॉट जे जो है वो है माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी के इक्वल। यहां पर जब आप सिर्फ डेल डॉट जे अचीव कर रहे हो, अभी आप इक्वेट थोड़ी ना कर रहे हो, अभी आप सिर्फ डेल डॉट जे अचीव कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन को भूल जाओ, 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, और जो आपने किया तो फिर अगर मैंने दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तरह से आपने माइनस डेल डॉट जे की वैल्यू अचीव कर ली, और माइनस डेल डॉट जे जो है वो डेल रो वी अपॉन डेल टी के इक्वल होगा। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो डेल रो वी अपॉन डेल टी को अचीव कर लेने के बाद अब आपका टारगेट क्या होगा कि अब आप अचीव करो रो वी। तो रो वी अब आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा पहली बार। अब आप टाइम का यूज करोगे क्योंकि डेल रो वी अपॉन डेल टी है, तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। तो यहां से अगर आप रो वी निकालने के लिए जाते हो तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 10 की पावर 3t अपॉन रो क्यूब dt। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मेंशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c मैं मेंशन कर देता हूं, या प्लस k लिख लो, जो आपको अच्छा लगता है। c को कैपेसिटर मत समझ लेना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो यहां से अब जब आपने रो वी लिख लिया तो 1 बाई रो क्यूब ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो देखो क्या होगा आपका, रो वी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो क्यूब, और देखो यहां पर e की पावर माइनस 10 की पावर 3t, इसका जब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है ना। तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर ax अपॉन a। तो वैसे ही बस यहां पर कर दो, तो कितना हो जाएगा? देखो e की पावर माइनस 10 की पावर 3t अपॉन माइनस 10 की पावर 3 और प्लस c, ये आप यहां पर मेंशन कर दोगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां से अब जो आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन बनकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखो, रो वी आपको जो निकालना है किस टाइम पे निकालना है? t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड पे निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? मतलब लास्ट में आपको t की वैल्यू 10 मिली सेकेंड पुट कर देनी है। लेकिन एक और पॉइंट है यहां पर, एक और बात आपकी क्या है? एक और बात आपकी यहां पर यह है कि आपको कांस्टेंट भी अचीव करना पड़ेगा। तो इस बात को देखो, मैंने आपको जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया था तो उसके आगे मैं लेता चला गया था और रिलैक्सेशन टाइम आपको पढ़ाया था। रिलैक्सेशन टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, रो वी टी इज इक्वल टू रो वी जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा। तो वहां पर मैंने आपको शो किया था कि जो रो वी होता है वो e की पावर माइनस वाले टर्म पे डिपेंड करता है, मतलब e की पावर माइनस टी बाई टाउ वाले टर्म पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है? e की पावर माइनस टी बाई टाउ वाले टर्म पे अगर डिपेंड कर रहा है, आप अपने नोट्स पे चेक कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। इसका मतलब ये है, समझाने की बात यहां पर ये है कि जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी, टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी करते हो तो जो आपका रो वी टी होता है, बेसिकली देखो ना, रो वी किसका फंक्शन है? टाइम का ही फंक्शन है, तो रो वी टी है ये। तो जो आपका रो वी टी होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो एट t टेंड्स टू इंफिनिटी रो वी टी आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, रो वी टी ही है, रो वी टी 0 है। तो यहां से आप देख सकते हो, जैसे ही आप t टेंड्स टू इंफिनिटी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? c इक्वल टू 0, क्योंकि रो वी टी भी 0 है, ये वाला टर्म भी e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा, जब भी आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना हो तो कहीं ना कोई इनिशियल कंडीशन आपको चाहिए होगी, कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करोगे तभी आप कांस्टेंट की वैल्यू अचीव कर पाओगे। तो यहां पर आप उस थ्योरी को देखो जहां मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, और e की पावर 0 1 होता है। ये पॉइंट हमेशा अपने साथ लेकर चलो, ठीक है। तो यहां से c की वैल्यू 0 मिल गई। देखो मैं चाहता ना, लिटरली बता रहा हूं, मैं चाहता तो यहां पे c लिखता ही नहीं, आप ध्यान भी नहीं देते,
ठीक है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कर देता, बोल देता डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है और हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि सी तो जीरो ही आ रहा है ना, आंसर में कोई चेंज तो आता नहीं। लेकिन हमारा एम वो होना नहीं चाहिए ना, हम सबका मिलकर एम यही होना चाहिए कि हम एक छोटे से छोटे पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अब आप देखो रो वी की वैल्यू आपकी आ गई, तो रो वी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 अब आप यहां पुट कर देना। अब आप देखो फाइनल आंसर क्या है आपका, आपको यहां पर यह बोला हुआ है एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि t की वैल्यू 10 मिली सेकेंड पे आपको कैलकुलेशन बोला है, तो सबसे पहले आप t की वैल्यू यहां पे 10 मिली सेकेंड पुट कर दो। तो रो वी अगर आप t की वैल्यू 10 मिली सेकेंड पुट करते हो तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन रो क्यूब। जैसे ही आप 10 मिली सेकेंड पुट करोगे तो 10 मिली मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो फिर से क्या बचेगा e की पावर माइनस 10, और यहां पर भी कितना बचेगा माइनस 10 की पावर 3, क्योंकि c तो आपका 0 हो चुका है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां से ये आपका रो वी का आंसर जो है वो निकल कर आएगा, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक और बात है, अगर आप मेंशन करना चाहो तो देखो यहां पर आपको लिखा है रो वी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस का मतलब क्या होगा, आप देखो आपको J गिवन है और द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सरफेस रो इक्वल टू 2 मीटर। वैसे तो ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है, ऐसा मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक एग्जांपल लेकर चलो कि ये जो रो इक्वल टू 2 मीटर है उसी सरफेस की हम बात कर रहे हैं। देखो आप जानते हो ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो रो इक्वल टू 2, रो क्या होता है रेडियस होता है ना, रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस होती है, तो रो इक्वल टू 2 मतलब वो सरफेस हो जाएगी सिलेंडर की। तो अगर मैं उसी सरफेस की यहां पर बात कर रहा हूं लेट सपोज, तो आपको बता देगा एग्जाम में कि कौन सी सरफेस की बात हो रही है। लेट सपोज मैं रो इक्वल टू 2 वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप रो की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, फिर 2 पुट कर सकते हो और अपना आंसर जो है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, ऑन द सरफेस का मतलब ये होता है, क्लियर है पॉइंट, ऑन द सरफेस मींस आपको रो की जो अननोन वैल्यू है वो यहां पर पता होगी, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो the relaxation time of a material with dielectric constant of 6 is 53 seconds, calculate the conductivity of the material। ये आपकी यहां पर प्रॉब्लम है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। आप देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर्मूला बेस है, मैंने बस एक भी प्रॉब्लम इस तरह की डिस्कस नहीं कराई थी, दैट्स व्हाई मैं डिस्कस करवा रहा हूं। तो आप देखो रिलैक्सेशन टाइम का जो फॉर्मूला है जो हमने स्टडी किया था, जिसे हम टाउ के नाम से भी जानते हैं, नोटेशन है आप टी आर या टाउ कुछ भी यूज कर सकते हो, आपका था एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा ये हम लोगों ने स्टडी किया था, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर अब आप देखो आपको क्या मेंशन है, विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 6 इज 53 सेकेंड, ये आपको यहां पर मेंशन है। तो आप देखो यहां पर अगर आपको सिग्मा अचीव करना है तो क्या करोगे, एप्सिलॉन अपॉन टी आर, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एप्सिलॉन 0 that means 8.854 into 10 की पावर -12, एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ही होगा ना, तो एप्सिलॉन 0 मेंशन कर दिया, एप्सिलॉन आर देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मेंशन है 6 डिवाइडेड बाय 53, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कंडक्टिविटी की। ठीक है, आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कंडक्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती है सीमेन, तो आप मेंशन कर दो यहां पर, पॉइंट समझ में आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो फॉर स्टैटिक फील्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग करंट डेंसिटीज आर पॉसिबल, दो आपको क्वेश्चन दिए हुए यहां पर। देखिए स्टैटिक फील्ड्स मींस टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड्स, कौन सी करंट डेंसिटीज पॉसिबल है, ये जब मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया था ना और कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया था, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के थोड़े टाइम के बाद जब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर लिया था, उसके एक या दो स्टेप के बाद ही मैंने आपको बताया था फॉर स्टैटिक फील्ड डेल डॉट जे किसके इक्वल होता है, दैट मींस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। वैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया था, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी, लेकिन स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो अपने नोट्स में, मैंने आपको पढ़ाया था कि डेल डॉट जे जो है वो इक्वल टू होता है 0। तो ये आपको यहां पर अगर पता होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तो आप देखो क्या लिखा है, फॉर स्टैटिक फील्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करंट डेंसिटीज आर पॉसिबल, तो ये दो क्वेश्चन हैं
दोनों क्वेश्चन में आप डेल डॉट जे निकालो और देख लो कि किसमें डेल डॉट जे 0 आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा। जिसमें आ रहा होगा वो पॉसिबल होगी, जिसमें नहीं आ रहा होगा वो नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डेल डॉट जे कितना होता है। देखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कुछ भी ट्रिक भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है फॉर्मूला। क्या होता है आपका डेल बाई डेल एक्स ए एक्स। बेसिकली देखो ax ay az तो हम याद रखने के लिए करते हैं ना, वेक्टर a के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा jx jy jz। तो मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पुट करता हूं। तो आप देखो डेल बाई डेल एक्स ax का कंपोनेंट कितना है 2x क्यूब y प्लस डेल बाई डेल y ये वाला 4x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल z ये वाला आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर yz। तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करोगे, आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो yz कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में होगा तो xz कांस्टेंट, वैसे ही लास्ट वाले के लिए भी। तो यहां से देखो x क्यूब का कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 2 पहले से है तो 6x स्क्वायर y। यहां पर देखो y के रेस्पेक्ट में होगा तो 0 क्योंकि y का कोई टर्म ही नहीं है। z देखो z के रेस्पेक्ट में होगा तो z का z के रेस्पेक्ट में 1, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, तो माइनस 6x स्क्वायर y आंसर हो गया 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तो आपका करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट डेंसिटीज आर पॉसिबल फॉर स्टैटिक फील्ड, तो ये वाली है। अब सेकंड वाली चेक कर लेते हैं। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा ये नहीं होगी, तभी तो मैंने 2 प्रॉब्लम ली है। तो आप देखो यहां पर b डेल डॉट जे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें डाइवर्जेंस लिखना आता है, हमने आज की 2 प्रॉब्लम में भी लिखा है। क्या होता है 1 बाई रो डेल बाई डेल रो रो और फिर ये वाला ए रो का कंपोनेंट कितना होगा z स्क्वायर बाई रो, तो रो रो कैंसिल, प्लस डेल बाई डेल फाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए फाई का कोई टर्म नहीं है, दैट मीन 0। डेल बाई डेल z अगेन ट्रिक से याद रखना है, तो डेल बाई डेल z में भी सामने एक रो आता है एक्स्ट्रा और फिर ए जेड का कंपोनेंट कितना हो जाएगा z cos फाई। तो यहां से अब आप सिंपली देख लो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 0 क्योंकि रो का कोई टर्म बचा नहीं है, ये वाला आपका ऑटोमेटिकली 0 है। लेकिन इस वाले को देखो z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका प्लस रो cos फाई। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा आपका cos फाई, क्योंकि यहां से रो और रो भी कैंसिल हो जाएगा। और cos फाई फाई की एक वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, फाई इक्वल टू 90 के लिए 270 के लिए, लेकिन हमेशा 0 नहीं है ना। और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको 0 नहीं मिल रही है तो आप बोलोगे कि ये आपकी पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप जो हमने आज कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस की है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।